कि एक मंत्री जी को अगर कोई चुनाव में हरा सकता है तो फिर छोटे छोटे और चीजों में विधायक को हम क्यों नहीं चुनाव में हरा सकते, जो कि बंगाली समाज को 40 वर्षों से झुंझुना पकड़ाने के काम कर। हमारे बंगाली समाज के लोग चुनाव लड़के आएंगे और विधानसभा के अंदर जाएंगे, जहां पर हमारे समाज को अपमान किया गया, मुंह तोड़ जवाब देके कानून खुद तैयार करेंगे। आजादी के बाद से हम लोग यहाँ पर हैं। आजादी के बाद, आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई है, तो फिर हम हक तो मांग रहे हैं। हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। क्या धर्म का चोला पहनकर आप किसी राजनीतिक पार्टी को प्रमोट कर रहे हो या किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए कार्य कर रहे हो, तो ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है उसी प्रकार से रिकॉर्डिंग होती रहेगी। जब मैं एक छोटा सा बालक था 5 साल का, तो मैं आश्रम में रहा, 14 साल शमशान में रहा, शमशान के कोयले को बेच के अपना जीवन चलाया। अब यकीन करेंगे, उसकी गलियों में मैंने पेपर बेचा, अखबार बेचा, उसमें सीसीटीवी कैमरा होती नहीं थी, देख लीजिएगा, अखबार बेचा, जामुन बेचा। इतने सारे योनियां हैं, मानव योनि क्यों मिला? मानव योनि का अर्थ ही यही हुआ कि आप जीव मात्र के कल्याण के लिए जन्मे। साल 2024 में मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा दिए गए सदन पर बयान के बाद बंगाली समाज में जो विरोध देखने को मिला था, वो उस विरोध के बाद कुछ नाम खासा चर्चाओं का विषय रहे और वो आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान को माफ़ी मांगनी पड़ी। ऐसी एक शख्सियत के साथ हम आज आपको रूबरू करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का विभाग चर्चा के इस मंच पर स्वागत करता हूँ। आज शक्ति फार्म से श्रीमद् भागवत कथा वाचक रामचंद्र जी महाराज उर्फ गुरु जी मेरे साथ उपस्थित हैं। लंबा समय लगा समय लेने के लिए, तो गुरु जी आपका स्वागत है और काफ़ी समय लगा आपको यहाँ तक आने के लिए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेबाक चर्चा की इस विशेष चैनल में, जो कि लोग खाली उत्तराखंड नहीं देश विदेश के लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अनिल रावत जी। जैसा आपका नाम है अनिल जी, उसी प्रकार से आपका कार्य भी बहुत ही अच्छा अनिल की तरह ही रहेगा। मेरी शुभकामनाएं इस चैनल को। जो भी आपके प्रश्न होंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब बहुत ही सरलता के साथ दूँ। मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ जहाँ से बात शुरू हुई थी। मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद जब बंगाली समाज में जो रोष था, उसके बाद से जो आपका रुख था और खासा जो आपका ही रुख था, उसके बाद से आग इतनी बड़ी हुई है। क्या था उस मामले को लेकर और किस तरीके से आज की स्थिति में आप उसको देखते हैं? जबकि मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद से, कि पैरा ओलंपिक एक हमारे साथ रजत पदक एक विजेता हमारे यहाँ हैं मनोज सरकार, और मैं कह दूँ हमारे लिए रुद्रपुर की धरा के लिए वो एक कीमती धरोहर है हमारी। यूँ तो वो पूरे देश के लिए है, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहाँ से आते हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले सरकार के द्वारा जो स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया था, उसको भी बदलने को लेकर बात की गई थी। तो क्या बार बार बंगाली समाज को टारगेट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब तक 2024 की बात है, मुन्ना सिंह चौहान जी की बात, सितंबर महीने के पहले की यह घटना है। मुन्ना सिंह चौहान कोई मैटर है नहीं, मैटर है उस विधानसभा में बैठे हुए उन लोगों के समक्ष बात को कहना जहां पर पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे हुए थे। वहां पर हमारे क्षेत्र से आने वाले विधायक जी स्वयं पर बैठे हुए थे। जब किसी समाज के ऊपर इतनी बड़ी बात विधानसभा के अंदर बोली जाती है, तो समाज की रक्षा करने के लिए वहां पर जिन लोगों को हम भेजते हैं कानून तैयार करने के, जब वो लोग खामोश रहते हैं, खामोश बैठे रहें, तब ये पीड़ा हुई। और उस पीड़ा को जब हमने देखा कि वास्तव में उन शब्दों के, जिन शब्दों के किसी भी समाज, चाहे वो कोई भी समाज, वो बड़ी आहत होती है। इस देश की आज़ादी में जिन समाज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, उस समाज के ऊपर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, ये प्रायोजित प्लान के तहत हुआ। मुन्ना सिंह चौहान जी एक मैटर नहीं था अनिल जी। मुन्ना सिंह चौहान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के ये शब्द कहलवा गया था। हमारे बंगाली समाज के कई लीडर 40 वर्षों की संघर्ष, तपस्या के, मेहनत के बल पर वो पटल पर उस फाइल को रख के रखा था और बहुत जल्द बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने जा रहा था। यह सुनियोजित चाल थी कुछ लोगों की, जो इन समाज को ये चीज ना दी जाए। इसीलिए ये आग समाज के लोगों के दिल में जला और ये आग कब तक जलती रहेगी, इसका परिणाम क्या क्या आएंगे, ये भविष्य के गर्त में है। मैं तो एक तिनका मात्र हूँ, बस अलग जगह हूँ। मुन्ना सिंह चौहान के बयान से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि विधानसभा में जो लोग चुप रहे, उन लोगों को जवाबदेही देने के लिए रामचंद्र राय अकेले व्यक्ति नहीं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब उठ के खड़ा हुआ है कि जो समाज के प्रति जिन लोगों ने गलत बयानबाजी की और जिन लोगों ने बुलवाया,
वो बंदूक किसके थे उसको ढूंढा जा रहा है। और रही बात, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा, मनोज सरकार जी, वो हम सबके पूरे भारतवर्ष के वो खिलाड़ी हैं, रजत पदक विजेता हैं। रही बात सरकार की क्या मंशा है, क्या नाम बदलने की उनकी सोच है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी के नाम बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस व्यक्ति की इज्जत होनी चाहिए, उस महाशख्स की, उस महान विभूतियों की हमें इज्जत करनी चाहिए। और जिनके नाम से लोग प्रेरणा लेते हैं, रुद्रपुर जैसे शहर से, उत्तराखंड जैसे देवभूमि से, उनके नाम की किसी प्रकार के मोड़ना तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। इस संबंध में भी हम उपयुक्त से बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर सकारात्मक बात भी होगी। मैं उस बात को लेकर आता हूँ, मनोज सरकार की बात को लेकर। मेरा मानना है कि मनोज सरकार केवल उत्तराखंड की हमारी धरोहर ही नहीं है, केवल उस नाम की लड़ाई नहीं थी। जब रजत पदक लेकर जब वो रुद्रपुर शहर आए, हमने उनका देखा है कि जिस तरीके से उसका सम्मान रुद्रपुर शहर में किया गया था, मौजूदा सरकार ने उसको बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। और मैं कहता हूँ 2022 में उस चीज़ का इम्पैक्ट भी पड़ा है कि बंगाली समाज को एक तरह से मैं कहता हूँ छला गया है, ठगने का प्रयास किया गया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो मनोज सरकार हैं वो केवल एक रजत पदक विजेता नहीं है, वो रुद्रपुर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कितनी जगह उस व्यक्ति को एज ए ब्रांड एम्बेसडर इस्तेमाल किया गया है, कहाँ बुलाया गया है, जिस नाम से वो स्टेडियम रखा गया, उस स्टेडियम पे होने वाले प्रोग्रामों में कितनी बार उस व्यक्ति को वहाँ बुलाया गया है। तो नाम रखना या ना रखना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी की छवि बनाना और धूमिल करना है सरकार के लिए बहुत आसान काम आज की डेट में रह गया है। नाम की राजनीति तो सरकार के लिए बहुत एक आसान चीज़ हो गई। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, बंगाली कल्याण समिति के आप अध्यक्ष भी हैं और अभी मौजूदा समय में भी हैं, आप कथावाचक भी हैं, ठीक है। और अब तो जो आपका ओरा हमने उसके बाद से देखा है बंगाली समाज के बाद से, तो आप एक बड़ा नाम बनते धीरे धीरे कर जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आने वाले चुनाव में, 2027 के चुनाव में, क्या ये जो आग मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद से बदली थी, और जबकि हमारे ज़िले में 3 विधानसभाएं, आपकी, हमारी विधानसभा 66 और गदरपुर विधानसभा, तीनों एक बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, क्या इन सब चीज़ों में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सब चीज़ों का? बिल्कुल 100% पड़ेगा इसमें, क्यों नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। सबसे पहले बात, हमारी जो बंगाली समाज की जो आपने अभी बात कही, किसी भी समाज का अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहती है तो वो समाज बिल्कुल ऐसा हो जाती है कि वो समाज बिल्कुल अपाहिज हो जाता है। नेतृत्व विहीन समाज वो अपाहिज कहलाता है। अब क्या था इससे पहले, अभी अगर मैं जाऊं 3 महीने पहले की बात से अगर जाऊं, 3 महीने पहले तक बंगाली समाज के पास अपना कोई इलेक्टेड पर्सन था नहीं। आज सौभाग्य से शक्तिगढ़ जैसे क्षेत्र में, जहां पर मंत्री जी का दबदबा है, शक्तिगढ़ हमारी एक नगर पंचायत क्षेत्र आती है, वहां पर मंत्री जी का दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। आज वहां के पब्लिक ने उस बात से नाराज होकर मुन्ना सिंह चौहान के मैटर को, मुन्ना सिंह चौहान के बयान देने के बाद मंत्री जी का चुप रहना, वहां के लोगों में आक्रोश बढ़ना, और वहां पर एक निर्दलीय व्यक्ति को, जो कि हमारे समाज के हैं, उनको केवल हमारे समाज के नहीं, वहां पर रहने वाले सर्व समाज ने उस व्यक्ति को चुना। उस व्यक्ति को चुनने के बाद उस व्यक्ति को बहुमत से जिताया गया। अब वो इलेक्टेड पर्सन हमारे पास एक प्रतिनिधित्व के रूप में उभरा। आने वाले चुनाव में उन शब्दों को, जिन शब्दों को विधानसभा के पटल में कहा गया, उन शब्दों को सुपरिष्कृत करने का दायित्व भी इलेक्टेड पर्सन को जाता है कि वो किस प्रकार से समाज के नेतृत्व को लेकर बंगाली समाज की मूलभूत जो मांग है, अनुसूचित जाति और बांग्ला भाषा, उसको किस प्रकार से लागू करवाए, ये उनके कंधे पे जाएगा और समाज उनके ऊपर विश्वास कर रहा है। केवल शक्ति फामिनी दिनेशपुर, रुद्रपुर के क्षेत्र का तमाम उन चीजों पे विश्वास करके अब आगे बढ़ा जा रहा है कि एक मंत्री जी को अगर कोई चुनाव में हरा सकता है, तो फिर छोटे छोटे और चीजों में विधायक को हम क्यों नहीं चुनाव में हरा सकते, जो कि बंगाली समाज को 40 वर्षों से झुंझुना पकड़ाने के काम कर रहा है। केवल मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, दोनों ही पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, अन्य कोई भी दल हो, वो लगातार बंगाली समाज को झुंझुना पकड़ाने के काम वो कर रही है। तीसरी बात महत्वपूर्ण, आपने एक बात और जोड़ दी कि किसी भी स्टेडियम और परिसर का नाम जो बदला जाता है, उससे हमारी समाज बहुत आहत होती है। किसी भी समाज बहुत आहत होती है, उसका घोर विरोध होना भी चाहिए। लेकिन सरकार से बात हो, सरकार के उसमें भी हमारे लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनसे बात हो, बातचीत करने के पश्चात सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमें खेल पे ध्यान देना चाहिए, न कि नाम
बदलने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं उस स्टेडियम की बात पे अक्सर मैंने कई बार ये बात कही है, बजाय इसके कि उस स्टेडियम का नाम बदला जाता, मनोज सरकार के नाम से एक अलग से ऑडिटोरियम बनाया जाता, कुछ बनाया जाता, कॉरिडोर बनाया जाता, तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक, ये सब बातें। खैर मैं एक चीज़ और बात हूँ, मुझे अभी तक आपकी बातों से लगा है कि खासा नाराज़ हैं आप राजनीति को लेकर। राजनीति को लेकर इसलिए नाराज है क्योंकि आपके ऊपर हम विश्वास करते हैं। एक दिन विश्वास किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 4 दिन किए, आप लगातार चलते हो, लगातार चलते हो। आप कहते हो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं करते हो, केवल आप बेवकूफ बनाते हो। जब आप लोग बेवकूफ बना रहे हो तो आप लोगों को दरकिनार करके क्यों ना, जिस प्रकार से अभी एक इलेक्टेड पर्सन में शक्ति फार्म से दिया है, सुमित मंडल जी के नाम से एक चेयरमैन प्रत्याशी था, निर्दलीय लड़ा, अपने दम पे नहीं, सर्व लोगों को लेके लड़ा और आखिरी तक खड़ा रहा। वो लड़के ने जीता और एक मैसेज उत्तराखंड के समाज को दिया, और आज गर्व के साथ कह सकते हैं सुमित मंडल जी आने वाले समय में इतिहास रचेगा। और जो कार्य इन लोगों ने नहीं किया, वही कार्य जिस प्रकार से सुमित मंडल जी ने शक्ति फार्म में किया, उसी प्रकार से सुमित मंडल जी जिस प्रकार से जीत के आए, उसी प्रकार से रुद्रपुर, दिनेशपुर, गदरपुर क्षेत्रों में हमारे बंगाली समाज के लोग चुनाव लड़के आएंगे और विधानसभा के अंदर जाएंगे। जहां पर हमारे समाज को अपमान किया गया, मुंह तोड़ जवाब देके कानून खुद तैयार करेंगे। और जब कानून तैयार होगी तो बांग्ला भाषा के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बांग्ला भाषा अनुसूचित जाति के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हम अपना हक लेके छोड़ेंगे। तो जब तक अपना प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जी, आपने भी एक बात कही है कि सुमित मंडल जी जो हैं आने वाले समय में इतिहास रचेंगे। क्या इतिहास 2027 में रचा जाने वाला है? बिल्कुल हो सकता है, अगर सर्व समाज के लोग मिलकर, जिस प्रकार से अभी मेरी सभी समाज के लोगों से बातचीत चल रही है कि भैया बंगाली समाज के साथ छल हुआ, अगर किसी सिख समाज के साथ छल होता है, पर्वतीय समाज के साथ छल होता है, मुस्लिम भाइयों के साथ छल होता है, तो क्या करेंगे? आपस में सब बातचीत करेंगे ना कि भैया देखिए हमें इस प्रकार से 40 वर्षों से हमें छल किया जा रहा है। तो वो लोग हमारे दुख को, पीड़ा को समझ रहे हैं। जब पीड़ा को समझ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद बंगाली समाज की जो वास्तव में जो अनुसूचित जाति है, मैं इस पर और आपको बता दूं, भारत के अन्य 8 राज्यों में दिया जा रहा है। हम तो कोई उड़ के नहीं आए। अविभाजित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और आजादी के बाद से हम लोग यहां पर हैं। आजादी के बाद, आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई है, तो फिर हम हक ही तो मांग रहे हैं, हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे। जब हमें हमारी हक नहीं मिल रहा है तो हजारों सुमित मंडल पैदा होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मौजूदा सरकार एक कथन कहती है, और बड़ा बड़ा आपने हाईवे पे, दीवारों पर, पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ देखा होगा, सबका साथ सबका विकास। फिर बंगाली कैसे अछूता रह जा रहा है इससे? मैं कहता हूं सबका, देखिए लाइन लिखने में क्या जाता है, आप लाइन लिख दीजिए, लाइन आपने लिख दी, उस पर आप चरितार्थ नहीं कर रहे हो। चरितार्थ करना बहुत जरूरी है। हमें मुख्यमंत्री से कोई विरोध नहीं है, हम तो उनके कार्यालय भी पहुंचे हैं, उनके सामने पहुंचे हैं, उनके ऑफिस के सामने जाके कपड़े खोल के खड़े हो गए, सचिवालय के सामने जाके हमने बैठ गए, निर्वस्त्र होके बैठे। बात वो नहीं, आप हमारी जो मंशा है उसको समझने की कोशिश तो कीजिए। आप कीजिए ना, आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो बंगाली समाज का भी विकास कीजिए ना। बंगाली समाज जो अपने हक मांग रहे, आप नहीं चाहते हैं कि जो लोग आपके चैनल के बेबाक चर्चा के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, क्या बंगाली समाज के हर व्यक्ति हर घर में नहीं होना, इनके घर से एसडीएम तैयार हो, इनके घर से डीएम तैयार हो, पटवारी तैयार हो, पुलिस वाला तैयार हो, उच्च शिक्षा हासिल करना नहीं चाहते? कोई सीपीएम की करे, एमएलएनआर करे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 2022 के चुनाव से पहले एक बार सीएम साहब ने रुद्रपुर आना था और वो बंगाली समाज के एक नेता के घर पे खाना खाने नहीं गए थे, उसके बाद खासा बंगाली समाज नाराज हुआ। उसके बाद बंगाली समाज के एक ही व्यक्ति को दर्जा मंत्री बना दिया गया, सारा बंगाली समाज चुप हो गया। केवल एक व्यक्ति को कुछ मिल जाने से पूरे बंगाली समाज का उद्धार कैसे हो गया? देखिए हमारा समाज बड़ा शांतिप्रिय समाज है। हाँ, अभी मैं पूरी बात, ये बहुत ही शांतिप्रिय हमारा समाज ना, हमारा समाज हमेशा शांतिप्रिय रहा है, हमेशा। और जानते हैं कि अगर हमारे समाज के किसी एक व्यक्ति को भी सम्मान मिल गया, वो हमारा सर्व समाज की लेकिन सम्मान है। फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, तो इसीलिए हमारा समाज बिल्कुल शांत था। ठीक है, उत्तम दत्ता जी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आदर्श से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत जी हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, उनके संदर्भ में मेरे पास शब्द नहीं है। वही चीज जब हमारे समाज के ऊपर एक व्यक्ति की गलत बोलता है, वो सर्व समाज, हमारा समाज ले लेता है। नहीं, लेकिन उस दिन उत्तम दत्ता जी का भी बयान नहीं आता कोई। उत्तम दत्ता जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरे समाज की तरफ से। मैं कहता हूँ उस दिन बयान आना चाहिए था ना। वो उत्तम जो दत्ता जी हैं, उनका बयान भी था, आपने देखा नहीं, हम उनसे मिले, उन्होंने कहा। और जिस दिन हमारा 20 सितंबर की रैली, उस दिन भी वो थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, वो भी थे, सपोर्ट में थे।
मैं उत्तम दत्ता जी की जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। नहीं, बाई नेचर व्यवहार की बात की जाए तो लेकिन ऐसे लोगों जितने को भी राजनीति में पक्ष होना चाहिए। विपक्ष के विधायक थे, एक जने ने भी किसी प्रकार की कोई भी बातें नहीं कही। यही सबसे बड़ी बंगाली समाज के अंदर दुख है। अरविंद पांडे जी को आना चाहिए था, सौरभ बहुगुणा जी को आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। रामचंद्र राय ने अपने कार से और ये छोटे छोटे गाड़ी लेके गली मोहल्ले में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर जाके देख रहे हैं कि अब तो ये आग फैल जाएगी, अब शांत किया जाए। एक सवाल है मेरा पर्सनली आपसे जी, जो रामचंद्र महाराज जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं क्या बंगाली समाज की लड़ रहे हैं या फिर सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए मेरा जो उद्देश्य है ये सर्व समाज में, अभी मैंने मुसलमानों की बात कही, सिटकुल में हमारे जो युवा लोग हैं जो 20,000 की सैलरी नहीं पा रहे उनके लिए बात की, मैंने अपने पर्वतीय भाइयों के लिए बात की, सभी समाज की। उसमें हम भी बंगाली समाज की जो भी हमारी त्वरित चीजें हैं उस चीज को मुख्य बिंदु पर ला रहे, पटल पर ला रहे, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो मैं सीधी बात हो गई। अब ये है कि 2027 में देखना है कि ये जो 3 विधानसभाएं जो इम्पैक्ट डालती है बंगाली समाज जिनको डालता है, इसमें कितना असर होने वाला है और रामचंद्र जी महाराज के द्वारा जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है वो कहाँ तक पहुंची जाती है? बंगाली समाज जो उपेक्षा का दंश झेल रही है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, मुन्ना सिंह चौहान जी के बयान के बाद बंगाली समाज को हुई क्षति, जिस क्षति की भरपाई करना अब बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। मुन्ना सिंह चौहान जी के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर गोली चलाने वाले शख्स को किसी भी दशा में बंगाली समाज एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि बंगाली समाज के सभी लोगों ने मिलकर अनुसूचित जाति की फाइल को पटल पर रखा था और किन्हीं कारणों से कुछ लोगों की चालाकियों को कारण बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पाया। बंगाली समाज इसका जवाब 2027 के चुनाव में देगी और जिन लोगों ने बंगाली समाज की आहूत रैली का विरोध किया उन लोगों को भी 2027 में विरोध झेलना पड़ेगा। शक्ति फार्म से मैं आपको रामचंद्र राय की बात नहीं, हर एक व्यक्ति इस चीज का जवाब देने के लिए तैयार है और खास तौर से इलेक्टेड पर्सन जो सुमित मंडल जी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बंगाली समाज की जो ये समस्या है, इलेक्टेड एक ही व्यक्ति है पूरे उत्तराखंड में, तो चाहेंगे कि उनकी आवाज त्वरित गति से पहुंचे और अपना हक हम लेके रहेंगे और 2027 में परिवर्तन की लहर पूरे उत्तराखंड में आएगी। आप 3 सीटें मैंने आपसे कहा है कि खासा प्रभावित आपकी उससे होती है। रुद्रपुर की सीट पे भी क्या कुछ ऐसा कुछ? रुद्रपुर में हमारे बंगाली समाज के बहुत सारे लोग हैं और मैं सबके साथ जा रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं और कोशिश ये करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके 2027 से पहले एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा मूवमेंट हम तैयार कर पाए जिससे कि हमारे समाज की समस्त ज्वलंत समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहां से हम अपना प्रतिनिधित्व तैयार करें और विधानसभा में भेजें, क्योंकि ये लोग हमें कुछ देंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे लोग, ये खाली झुंझुना पकड़ाते हैं बस। खासा नाराज लग रहे हैं आप, बहुत खासा नाराज लग रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत कुछ है कि जो आप नहीं कह पा रहे हैं और मतलब ये मन अंदर से खासा विचलित है। मैं कह तो रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से मैं सम्मान करता हूं, आरएसएस विचारधारा की मैं हूं, लेकिन जब आप हमारे साथ छल करोगे, कपट करोगे, आपका बेटा कोई चीज की मांग करता है और जायज मांग कर रहा है, आप उसको बार बार नकार रहे हो, तो आपका बेटा आपसे अलग ही रहेगा। उपहास भी उड़ा रहे हो उसका सदन में, मजाक उड़ा रहे हो, उपहास अलग चीज होता है, मजाक उड़ा रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, बंगाली समाज के आंखों में आंसू दे रहे हो। आप कहते हो मैं चाय पीने बाहर गया था, मुझे पता नहीं है कहा क्या, कौन सी चाय बन रही थी भाई वहां पर, कौन सी ऐसी चाय बन रही थी? आप कहते मैं बाहर गया था, आधे घंटे बाद भी तो खबर मिलता। वीडियो को सबसे पहले, मैं तो आपके कैमरे के सामने कर रहा हूं, उस वीडियो को सबसे पहले बंगाली समाज में मैंने ही वायरल किया था। तो जब वहां से एक वीडियो मेरे पास आता है तो मेरे पास क्यों आता है? कोई ना कोई तो लिंक है, कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई सूत्र है। तो उस सूत्र को पकड़ के नया लंबा सूत्र बनाएंगे और हर घर तक उस सूत्र को पिरो के 2027 में ऐसा परिवर्तन कर दिखाएंगे, छल करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति से बाहर बात करते हैं जी, थोड़ा सा बाहर करते हैं। श्रीमद् भागवत कथावाचक हैं आप, ठीक है, और आप राजनीति पे खासा लंबा आप बोल गए हैं। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन आपने बताई है और वैवाहिक जीवन यापन कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है घर की कथावाचक का एक होना और राजनीति पे इतना सक्रिय होना और फिर धर्म गुरु के तरह तौर पर आगे आना और पूरे समाज की लड़ाई लड़ना, कितना मुश्किल है सब चीज़ें मैनेज करना? देखिए, फैमिली में दिक्कतें नहीं होती? आपने एक शब्द कहा, धर्म की बात कही। धर्म वो होता है जिसको धारण किया जा सके। धर्म के
भेष में या धर्म का चोला पहनकर आप किसी राजनीतिक पार्टी को प्रमोट कर रहे हो या किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए कार्य कर रहे हो, तो ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है उसी प्रकार से रिकॉर्डिंग होती रहेगी। धर्म का अर्थ ही है जिसे धारण किया जा सके, अन्यथा धर्म और गुरु में दो अंतर का प्रभाव बीच में खाई पड़ जाएगी जो आपको नरक तक पहुंचा देगी। इसलिए धर्म का नाम लेके कोई भी पक्ष और विपक्ष की राजनीति ना करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा श्रीमद् भागवत कथावाचक के रूप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल सारे लाइफ चला। आपके कैमरे के सामने मैं क्या कहूं उस बात को, कभी भी आप शक्ति फार्म जाइएगा और मेरे बारे में पूछिएगा कि मेरा जीवन कैसा रहा। मैं भी ऑफ कैमरा मैं ही कह देता हूं उसमें और किस प्रकार से वो जब एक छोटा सा बालक था 5 साल का, तो मैं आश्रम में रहा, 14 साल शमशान में रहा, शमशान की कोयले को बेच के अपना जीवन चलाया। ये कोई मजाक नहीं। वहां से डिग्री कॉलेज में पहुंचा, रुद्रपुर MBPG कॉलेज में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद सरदार भगत सिंह कॉलेज, वहां पहुंचने के बाद लोगों के घरों में रहा, लॉजिंग में रहे, पढ़ाई की, झूठे कपड़े उठाए, हरिद्वार में रहा। आप यकीन करेंगे उसकी गलियों में मैंने पेपर बेचा, अखबार बेचा, उसमें CCTV कैमरा होती नहीं थी, देख लीजिएगा। अखबार बेचा, जामुन बेचा, पढ़ाई की, उच्च शिक्षा हासिल की, MA किया, डबल MA किया, ट्रिपल MA किया, स्कूल में टीचर रहा, 10 साल टीचिंग की। तो जीवन में अब जो रास्ता अपनाया है, अपने वस्त्र को त्यागे, संन्यास धर्म अपने लिया है। गृहस्थ जीवन के बाद गृहस्थ जीवन में थोड़ी ये बैलेंस बनाना मुश्किल नहीं रहता? बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जो मेरी पत्नी है वो कहती है कि समाज के प्रति अपना जीवन को समर्पित कीजिए, कोई दिक्कत। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप अपना काम काज जो भी आप करती है कर सकती है, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपके साथ मुझे नहीं रहना, आप मुझे छोड़ भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने समाज का कार्य करना है। देखिए इस जीवन में मानव जीवन मिलना, इतने सारे योनियां हैं, मानव योनि क्यों मिला? मानव योनि का अर्थ ही यही हुआ कि आप जीव मात्र के कल्याण के लिए जन्मे हैं। पशु जो आए हैं वो अपने व्यक्तिगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उसे खाना है, ये है, वो करना, ढिमकाना करना है। कि आपको मानव जीवन मिला है तो आपको मानव कल्याण के लिए कार्य करना है। यही धर्म गुरु का कार्य है। धर्म गुरु का कार्य ये नहीं कि प्रवचन देने के बाद आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में फिक्स हो गए और आपने किसी पार्टी का आपने प्रमोशन करवा दिया। अभी आपने राजनीति और धर्म पे एक बात कही है, धर्म को और राजनीति को लेकर बात की है, लेकिन मेरे को लगता है कि राजनीति और धर्म एक दूसरे का पूरक बन के रह गए मौजूदा समय में, क्योंकि बिना धर्म के ना तो राजनीति चल रही है और ना बिना राजनीति के धर्म चल रहा है। अगर कहीं पर भी यह शब्द आता है कि धर्म और राजनीति का समावेश हो गया तो निश्चित तौर से उस धर्म गुरु का विनाश होना भी बिल्कुल तय है। किसी भी दशा में राजनीति के साथ धर्म को नहीं जोड़, और अगर राजनीति पर धर्म को जोड़ते हो तो वह धर्म सत्य के पथ पर होना चाहिए, असत्य के पथ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि पिछले कुछ समय से वाकई में राजनीति धर्म पर डिपेंड रह गई है? उसका परिणाम भी तो घातक होते हैं। आपने नारा दिया था कुछ, आपका रिजल्ट भी तो कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने छल किया। आपने नारा दिया, आपका नारा उल्टा आ रहा है। तो वो क्यों? इसलिए क्योंकि आपने राजनीति का समावेश कर दिया। कुछ नहीं होता है। धर्म के लोग, जो लोग धर्म के वास्तव में जो धार्मिक लोग हैं, वो कभी दिखावा करने के लिए सामने नहीं आएंगे। वो चुपचाप बैठे रहेंगे, अपने पद से कभी विचलित नहीं होंगे, वो कभी किसी का जयकारा नहीं लगेंगे। वो सिर्फ अपने विधाता का, भगवान का नारा लगाएगा। आप बहुत मतलब धर्म के मामले में अगर मैं आपसे कह दूं तो आप तो एक मतलब एक ग्रंथ है मेरे सामने और मैं छोटे सा एक अध्याय के रूप में भी उसमें मैं अक्षर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मेरा पर्सनल परसेप्शन गुरुजी है, कितना सही और गलत हो सकता हूँ आप इस चीज़ की पुष्टि कीजिएगा। मेरा मानना है कि धर्म जो है ना वो जानने की चीज़ है बजाय केवल उसे मानने की। कि मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने मान लिया धर्म को, इससे अच्छा कि मैं उस धर्म को जानने की कोशिश करूँ, उसके बारे में पढ़ूँ, क्यों ऐसा है और क्यों ये धर्म को इस तरीके से लिखा गया है या इस तरीके से होता है, कि भगवानों के लिए भी क्यों भगवान पहाड़ों पर जाकर तप करते हैं, क्यों चीज़ें छोड़ दी गई हैं, ठीक है, एकांतवास क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ें, बजाय इसके कि मैं जोर जोर से नारे लगाता फिरूँ, अपनी गाड़ी के आगे लिखवाता फिरूँ, ठीक है, ढकोसले करता फिरूँ, रील्स बनाता फिरूँ भगवानों के नाम पर। आजकल रील्स तक ही रह गया है सब कुछ। देखिए रावत जी, एक शब्द में आपको कह दूं, आप कितने चरित्रवान हो और आप कितने शैतान हो, आपके अलावा इस दुनिया में और कोई जान ही नहीं सकता। किसी अदालत में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो बैठी हुई सत्ता है वो सत्ता आपको हमेशा झकझोर करती रहती है कि आप कर क्या रहे हो। रही बात धर्म की, जो आपने इस शब्द कहा कि आपने चिल्लाना या फिर गाड़ी के सामने लिख देना और ये सब कर देना, जब धर्म की परिभाषा आपने कहा धर्म जानने की चीज है, मुझे लगता है ना कि धर्म पहचानने की चीज है। हाँ, धर्म ज्ञान का समुद्र है, धर्म ज्ञान का समुद्र है।
ज्ञान से कभी भी धर्म को जाना नहीं जा सकता, भक्ति से धर्म को जाना जा सकता है। जिसके अंदर भक्ति होगी वो धर्म को जान पाएगा। ज्ञान अहंकार को जन्म दे देती है। एक निर्धन व्यक्ति वो धर्म को जान सकता है, एक अहंकारी व्यक्ति कभी धर्म को जान नहीं सकता। इसलिए अहंकार के त्याग देने के पश्चात जो चीज का जन्म होता है, जिस आवेग का जन्म होता है, जिस ऊर्जा का संचार होता है, वो धर्म है। और धर्म कभी भी बाजार में बिकती नहीं है। धर्म अंतरसत्ता से उत्पन्न होने वाली ऐसी जिज्ञासा है जिसकी अलौकिक शक्ति कभी निपती नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अगर जिस दिन आपको धर्म के मामले में पूर्ण ज्ञान हो गया, आप बहुत कुछ चीज़ें त्यागने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा धर्म धीरे धीरे करके हमारे देश में उत्पन्न हो रहा है जो लालच पैदा कर दे रहा है चीज़ों को हासिल करने का। लोग इस चीज़ में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो भी धर्म गुरु हैं, उन सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह धर्म को सही दिशा और दशा दे, जिज्ञासाओं को जन्म दे, प्रश्नों को जन्म दे और उस पर त्वरित और क्रियान्वित तथ्य को सामने लाके धर्म को जो धारण करने की क्षमता को रखता हो उसका उपदेश दे, ताकि देश और काल को हम बचा सकें। नहीं तो ऐसा दिन आएगा तो आपको सुनने को मिलेगा अमुक जगह 1000 लोग मारे गए, अमुक जगह 10,000 लोग गए, तो अमुक जगह विनाश, महाविनाश क्यों होती है। ये गीता में भी धर्म और प्रकृति से छेड़छाड़। जब आप इस चीजों पे, अभी कितना बड़ा प्रलय हमारे उत्तराखंड में आया, क्यों? वहां जाके लोग हनीमून मना रहे थे। बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजों का वहां पर मना है जो संस्कृति और साहित्य के साथ साथ पर्यावरण और नैसर्गिक चीजों का छेड़छाड़ करते हैं, उनका विनाश होना बिल्कुल तय है। एक पर्सनल सवाल है मेरा जी। और ये एक रुद्रपुर के नागरिक का सवाल है। और ये सवाल आपसे इसलिए भी है कि एक बड़ी आबादी जो बंगाली समाज की हमारे यहाँ रहती है उसको लेकर एक सवाल है। और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप बंगाली कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए भी है कि आप धर्म गुरु हैं, और इसलिए है कि आप बंगाली समाज की बातें करते हैं। तो मेरे को इसका बड़ा सॉलिड आपसे सवाल चाहिए। एक हमारे यहाँ इलाका है ट्रांजिट कैंप, ठीक है, सबसे बड़ी बंगाली क्षेत्र का एक वो पता है। पिछले कुछ समय से मेरा अपना पर्सनल मानना है, आप शायद इस चीज़ से इत्तेफाक रखते भी हों, कि जो ट्रांजिट कैंप का जो इलाका है वो धीरे धीरे करके नशे में और अपराधों में लिप्त होता चले जा रहा है। आए दिन की घटनाएं हैं ट्रांजिट कैंप को लेकर। और ट्रांजिट कैंप में चोरी चकारी एक बहुत छोटी सी घटना हो गई, हत्याक्रम बहुत छोटी सी घटनाएं हो गई हैं, इसमें एक नशा वहाँ एक बहुत छोटी सी घटनाएं हो गई, महिलाओं को लेकर अपराध बहुत छोटी सी घटनाएं वहाँ हो गई हैं। इन सब को लेकर जो आप रामचंद्र जी महाराज, जो इस समय गुरु जी मेरे साथ बैठे हैं, वो कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं वहाँ की जनता को? क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं ना तो मुझे बड़ा अफसोस सा होता है, क्योंकि हमारे यार दोस्त, हमारे छोटे भाई, बड़े लोग वहाँ रहते हैं। मुझे लगता है कि ये गलत दिशा में ट्रांजिट कैंप आज की डेट में जा चुका है। देखिए, मैं आपको 1996 से लेकर आज तक की घटना ट्रांजिट कैंप के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। 1996 में वहाँ से मुश्किल से 400 से 500 लोग रहते थे। आज की दशा में वहाँ पर 5 लाख लोग रहते हैं। डेमोग्राफी चेंज हो गई। जब विकास और विनाश ये दोनों एक साथ चलती चलेगी। पहले वहाँ की हवाएं शानदार होती थी, वहाँ की वातावरण सुंदर थी। आज वहाँ पर जाएंगे तो आपको नरक खाना मिलेगा। जो जमीनें हुआ करती थी, जो जमीनें, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही या बीजेपी सरकार रही, वो जमीनें सारी की सारी खुर्द बुर्द हो गई। सारी जमीनें, पट्टी की जमीनें सारी की सारी समाप्त हो गई। किसने बेचा, क्यों बेचा, किसके द्वारा बेचा गया, ये प्रश्न आने चाहिए। आज रही बात नशे की, जो बात आप कहते हो कि आप शराब पीकर आप गाड़ी ना चला, आपका चालान कट सकता है, तो बेचने वाले का चालान कर दिया ना, पहले कहानी खत्म हो जाएगी ना। मैं बात रोक रहा हूँ आपकी। अभी मैं कुछ दिन पहले पहाड़ गया था, मैंने पहाड़ के मोड़ों पर कई जगह लिखा था कि शराब पीकर ड्राइव ना करें और शराब बेचकर सरकार चलाई जा सकती है। तो सरकार आप शराब बेचकर सरकार क्यों चला रहे हो? तो नारा आपका गलत है ना, सबका विकास, सबका साथ, ये सब ढिंकाना, सब ये सब गलत चीज है ना। जो आपका जो नारा है, तो आप कहीं ना एक लाइन आपकी ये कहां से आती है, स्मैक, ड्रग्स, ये कहां से आती है? आज ट्रांजिट कैंप के सी ब्लॉक आप घुस नहीं पाएंगे, डी ब्लॉक आप अंदर नहीं जा पाएंगे, एफ, पीएल कैंप, अब इतनी सक्रिय हो गई है गलियां, इतनी भीड़, इतनी ज्यादा क्राउडेड। वहां के सारे लोग अच्छे हैं। जो लोग कुछ बाहर से आए हुए हैं, जो लेबर क्लास के लोग आए हुए हैं, कहां से आप आए दिन देखते होंगे कोई घटना घट रही है, बहुत सारी चीजें घट रही है। क्यों? सिटकुल के कंपनी में लोग काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, अल्प रुपए में वहाँ पर कमरे किराए में ले रहे हैं। तो उन चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। सरकार अपनी
मंशा उजागर करती नहीं है, लोगों के ऊपर थोप देती है। ड्रग्स, इंसुलिन, जितनी भी चीजें ये हैं, इन चीजों पे प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब सरकार इसके ऊपर नकेल कसेगी। आप नकेल कसते नहीं हो। सिगरेट पीना मना है, सिगरेट पीने वालों का ये है, अब बेचो ही ना, खत्म करो ना। बेच कहां से रहे हो, आ कहां से रहा है, लोगों तक पहुंच कहां से रहा है, ये सवाल कोई नहीं उठाता है। ये सवाल उठाएगा कौन? रामचंद्र राय तो उठा नहीं सकता अकेले। ये सवाल उठाएगा कौन? समाज को खोखला करने के लिए सबसे बड़ा करप्टेड अगर कोई व्यक्ति इस समय है तो वो हम ही लोग हैं कि हम अपना दायित्व का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके कारण समाज में नशे का खेप बार बार पनप रहा है। आपको खाली ट्रांजिट कैंप की बात नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए आपसे जिक्र कर दिया था क्योंकि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपके अंदर खासी पीड़ा है बंगाली समाज को लेकर। मैं फिर वही बात कहता हूँ, राजनीति, आपको नहीं लगता कि राजनीति इस चीज़ पे एक बड़ी गलत सी भूमिका अदा करती है कि राजनीतिकरण जब किसी चीज़ का हो जाता है तो फिर वहाँ ये सब चीज़ें होना बहुत आसान काम हो जाता है। आप रोकोगे कैसे? आप कल तक के करप्टेड व्यक्ति, कल तक हजारों करोड़ के करप्टेड व्यक्ति आपकी वॉशिंग मशीन में नहाते ही वो व्हाइट हाउस में गए भाई हैं? आपके पास ऐसी कौन सी व्हाइट मशीन है कि एक पार्टी के करप्टेड करोड़ों रुपए की माफिया जिसके नाम से आप गाली देते थे आपकी पार्टी में आ गया और वो बिल्कुल सफेद पोश हो गया, दोनों पक्ष और विपक्ष। तो जब ऐसे लोगों का उधर से इधर आदान प्रदान होगा तो निश्चित तौर से वही लोग समाज में इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम देंगे। त्रिस्तरीय चुनाव सर पर हैं और कुछ दिनों बाद इसमें घोषणा होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक स्लोगन होता है राजनीति में, अक्सर लिखा जाता है, छोटे चुनावों में बहुत ज़्यादा लिखा था, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और शिक्षित पुरुष मैदान पर है। और वो इन चारों फील्ड में काम नहीं करता है जीतने के बाद। देखिए, कुछ लोग करते हैं, बहुत कम, कुछ लोग करते हैं ना के बराबर, और जो लोग नहीं करते वो एक ही बार चुनाव में आते हैं, उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है राजनीति अब बहुत आसान काम रह गई। अगर आप एक बार सत्ता में आ गए तो अगली बार आपको पता चल जाता है कि सत्ता में आना कैसे करके। इस समय मौजूदा पिछले कुछ साल में जो राजनीति का ग्राफ चेंज हुआ है, दो चीज मैं आपसे अनिल जी कहूंगा जी। जो लोग विरासत से राजनीति में आए हैं उनके लिए बड़ी आसान चीज लगती है, लेकिन यदि मैं वही बात जोड़ूंगा कि आप बार बार सुमित मंडल बोलते हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा उस व्यक्ति को किस प्रकार से अकेले दम पे इतने संघर्षों के बाद जब आया है, तो वो राजनीति नहीं, लोगों के दिल जितने आए हैं। वैसे लोग जब समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर से देश और काल में परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार से रुद्रपुर को सोचना चाहिए। उसी प्रकार से तिन्नाथ विश्वास जी हैं हमारे कालीनगर से, वो आए ना मैदान में, बहुत अच्छे लड़के हैं। अजय कुमार जी बहुत अच्छे लड़के हैं। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग आएंगे। सुब्रत विश्वास जी हैं, आएंगे क्रांतिकारी लोग। और जब क्रांतिकारी लोग आएंगे तो निश्चित तौर से एक न एक दिन, और हम तो सुभाष चंद्र बोस जी के वंशज हैं, IAS ऑफिसर थे, अपने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ के देश छोड़े, यहां से चले गए विदेश, जाके आजाद हिंद फौज का गठन किया, देश को आजादी दिलाई ना। धीरे धीरे होगा, समय आ रहा है, कबाड़ को साफ करने की हम कसम खाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, बहुत जल्दी कबाड़ों का सफाया हो जाएगा। चलिए, खासी लंबी बात हो गई, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पहले आप व्यक्ति हो जिससे बात करके मन नहीं भरा है। मैं चाहता हूँ कि ये बात ऐसी चलती रहे, लेकिन फिर होंगे, हम शक्ति फार्म आएंगे आपके साथ। बिल्कुल। और उस दिन हम आपसे चाहते हैं कि आप सुमित मंडल जी से, आपका ये दायित्व तो आपके ऊपर है कि आप सुमित मंडल जी से हमारे को रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपने। हाँ, ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ श्री रामचंद्र जी महाराज जी, जो श्रीमद भागवत गीता कथावाचक है और बंगाली समाज के समिति के कल्याण अध्यक्ष भी हैं और खासा नाराज हैं। और मैं एक बात और भी कहता हूँ, एक हमारे हिंदू धर्म में एक सबसे ऊपर एक बात लिखी जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका मतलब होता है कि हम सभी की और सर्व धर्म की हम इज्जत करते हैं। लेकिन समाज में कई बार जब लोग ऐसे निकल कर आते हैं, जैसे आज महाराज जी जिस तरीके से बंगाली समाज की पीड़ा को लेकर आए, तो इसीलिए होते हैं जब अदर व्यक्ति किसी एक समाज के साथ उसको नेगलेक्ट करते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं या उनको दबाने की कोशिश करते हैं, तभी समाज निकल कर बाहर आता है और ऐसे ही क्रांतियाँ बनती है। हिंदुस्तान क्रांतियों का देश है, आंदोलन का देश है और इसी चीज़ को लेकर हमारे एक इतिहास लिखा गया। हालांकि आज की डेट में जो मौजूदा समय का इतिहास है वो पुराने इतिहास से मैच नहीं खाता है, लेकिन ये देश हमेशा बलिदान और त्याग का देश रहा है, इनकलाब का देश रहा है। और एक और इनकलाबी व्यक्ति आज मेरे साथ मंच पर थे। उम्मीद करता हूँ 2027 में देखते हैं किस तरीके के रुख आते हैं। और मेरा मानना यह है कि ये तीनों विधानसभाएं, शक्ति फारम, रुद्रपुर और गदरपुर, तीनों वो विधानसभाएं हैं जिसमें बंगाली बाहुल्य जो वोट है वो यहाँ पर है। अगर ऐसी स्थिति में
सरकार या विपक्ष किसी भी बंगाली चेहरे को मैदान पर उतारती है तो जीत लमसम निश्चित हो जाती है। अब देखना है कि 2027 में बंगाली समाज का क्या रुख रहने वाला है, किस तरीके से ये सब चीज़ें 2027 में निकल कर सामने आती हैं। तो खासा धन्यवाद है रामचंद्र जी महाराज का, एक बार फिर से आपने अपना कीमती समय दिया और एक दिन मैं शक्ति फारम ही आपसे मुलाकात होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्ज्वल के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद।